नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी चल रही तैयारी? उम्मीद है कि ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर मैं सुनीता शर्मा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सॉरी, मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र की सीरीज में हम 8वां मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर करके बताते इतने नंबर आए इतने नंबर आए, तो आप एक तरह से आप अपना आकलन कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखो और उसमें पता नहीं कौन से प्रश्न में कितने प्रश्न उत्तर मिल जाए, आपको कौन सा एक्सप्लेन हो जाए। क्योंकि जो टाइम है ना, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट देख के और यूँ सोच लेते हैं हाँ ये तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। पेपर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कामयाब आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, कामयाब तो क्या। तो देखिए चलते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, हमारे नए बंधु आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन दिनों में कुछ ठंडा सा चल रहा है भाई, लास्ट के दिन चल रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू होगी, एक वीक ही समझो आप रह गए आपके पेपर का। तो उम्मीद है वैसे कि आपके रोल नंबर साइट पे शायद कल तक डल जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। बैसवाड़ी निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? बैसवाड़ी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो किसकी है? किसको बैसवाड़ी ये यहाँ पर कुछ बोलियों के नाम है, ये बोली की भी उपबोली है बैसवाड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका उत्तर रहेगा सी। अवधी भाषा की जो है वो बोली है बैसवाड़ी। निम्नलिखित हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी और पैशाची। अब हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये तो हमें पता ही है। हिंदी को हमने किस अपभ्रंश के 5 भागों में बांटा था? हिंदी के जो 5 भाग थे तो शोरसैनी अपभ्रंश है। ये अर्धमागधी, मागधी और पैशाची ये मैं सारी आपको समझा चुकी हूँ पहले, इसलिए जब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। देसिल बैना सब जन मीठा पंक्ति में देसिल बैना से क्या अभिप्राय है? यानी कि देसिल बैना से क्या कहता? पिछले में हमने शायद यही पंक्ति पूछ के किसकी है ये पंक्ति, कवि का नाम पूछा था, और अब की बार देसिल बैना का क्या अभिप्राय है पूछा। मैथिली शरण विद्यापति पदा की जो ये थी पंक्ति, और देसिल बैना सब जन मीठा। तीसरे का उत्तर हमारा रहेगा बोलचाल की अपभ्रंश। ये देसिल बैना से क्या तात्पर्य है? देसिल बैना किस भाषा का है? ये देसिल बैना मतलब देसी बोलचाल की अपभ्रंश से, डी आएगा इसका। उसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या है। कालचक्र के अनुसार कालक्रमानुसार हिंदी व्याकरण ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है, यानी कि पहले कौन सा निकला और बाद में कौन सा निकला। अगर चौथे प्रश्न की बात करें, इसका उत्तर जो है हिंदी व्याकरण, हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी व्याकरण, हिंदी सॉरी, इसका उत्तर रहेगा हमारा बी। सबसे पहले हिंदी व्याकरण निकला, उसके बाद निकला बी उत्तर रहेगा। ये आ जाइए यहाँ पे, इसका उत्तर भी हिंदी व्याकरण, फिर हिंदी निरुक्त, फिर हिंदी शब्दानुशासन। उसके बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य और संघ के बीच संपर्क के लिए राजभाषा प्रयोग संबंधी निर्देश ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? देखिए, तो मैं पहले भी शायद एक बार जिक्र हो चुका है, एक बार फिर से कर देती हूँ। संविधान की 8वीं सूची में, अनुसूची जिसको कहते हैं, उसमें अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक बात कर रहे हैं हम 5वें प्रश्न की। ये देखिए, ये आ गया हमारा 5वां प्रश्न। अब ये अनुच्छेद 300, अगर 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं सूची में, सूची जो है वो तो हमारी 8वीं है, और अनुच्छेद है हमारा 343 से 351 तक। ये जो सारे अनुच्छेद है भाषा संबंधी है अलग अलग। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं संघ के बीच, राज्य और संघ के, केंद्र और राज्य के बीच जो राजभाषा के प्रयोग के है वो पूछा गया है। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा सी, 346 से 343 से लेके 351 तक। तो मैंने आपको बताया 345 से 347 तक संघ और राज्य के भाषाओं का प्रावधान है अलग अलग रूपों में। तो राजभाषा प्रयोग संबंधी जो नियम है वो 346 में दिए गए हैं। 45 से 47 तक है ये, उसमें अलग अलग है भाई, राज्य की कौन सी भाषा रहेगी, राज्य क्या चाहेगा तो क्या रहेगा, और केंद्र उसका उसमें क्या हस्तक्षेप रहेगा, केंद्र की क्या रहेगी, उन दोनों के बीच में संपर्क क्या होगा। ये 3 अनुच्छेदों के अंतर्गत ये सारी डिटेल दी गई है। 6वां प्रश्न देख लीजिए, अगला है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी अल्पप्राण सघोष ध्वनि है? अल्पप्राण भी है और सघोष भी है, दोनों चीज़ अलग अलग है। अल्पप्राण यानी कि पहले भी मैं इसके बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर सघोष ध्वनियाँ, सघोष या घोष एक ही बात है।
अघोष और सघोष या घोष होती है। सघोष मतलब गूंज वाली, जिसमें घोष मीन गूंज वाली, और अघोष मतलब जिसमें गूंज नहीं होती है। कौन सी अल्प प्राण भी है और सघोष भी है, क्योंकि एक अल्प प्राण जो है वो घोष में आती, अघोष में आती है, और एक अल्प प्राण आती है सघोष में। तो देख लेते हैं ग, जय और ड। अब यदि इसको देखें हम तो अल्प प्राण है और सघोष गूंज वाली ध्वनि है। ड, ट, ठ, ड, या तीसरी होगी हमारी ग, क, ख, ग, यह भी तीसरी होगी। च, छ, ज, यह भी हमारी क्या होगी, तीसरी होगी। तो घोष ध्वनियाँ होती तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये सारी घोष है, यानी कि पहली ग तीसरा है, जय, च, छ, जय ये भी तीसरा, ड पांचवा है। जिसमें गूंज के साथ हवा बाहर निकले वो होती है तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसका रहेगा छठे का उत्तर क्या रहेगा, छठे का उत्तर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, उज्ज्वल नीलमणि इंपॉर्टेंट रचना है, ये किसकी है, तो इसका प्रश्न रहेगा हमारा ए, रूप गोस्वामी की है। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसको, ये तो हमने पहले भी शायद पढ़ रखा है, किसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को। सी, 8वां प्रश्न, हाँ बिल्कुल सी आएगा हमारा, स्वयंभू। ब्रज भाषा में हुतौ क्रिया किस रूप किस काल को व्यक्त करता है, हुतौ क्रिया किस काल को व्यक्त करता है। अब देखिए हुतौ क्रिया जो है हमारी 9वां, इसका बी ऑप्शन रहेगा, भूतकाल को। हुतौ मतलब हो गया, ये ऐसे करके नहीं, इसको याद कर लीजिए, हुतौ तो ये भूतकाल को मतलब प्रस्तुत करता है, बी ऑप्शन रहेगा 9वें का। और 10वां प्रश्न देख लीजिए, सूची से मूलन का आ गया, रचना और उसके रचनाकारों को सम्मिलित करना है। देख लेते हैं क्या है 10वें प्रश्न में। हाँ जी, पहला तो है निर्गुणिया, ये पात्र है, और आगे जो है वो इसके लेखक है। 9वां प्रश्न हमारा, ना सॉरी 10वां प्रश्न। अब देख लीजिए इसका, पहले निर्गुणिया किसकी पात्रिका है, देखिए निर्गुणिया किसकी थी, नाचो बहुत गोपाल नदी के द्वीप। धनिया तो गोदान की है, तो आपको पता ही होगा धनिया। बी का 3 तो ए में ही है सिर्फ, तो हमारा इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ए है। लेकिन देखिए ए का 2 नाचो बहुत गोपाल, ये देखिए ए का 2 नाचो बहुत गोपाल। बी का 3 हो गया, सी का 5 है, निपुणिका जो है वो बाण भट्ट, बिल्कुल है बाण भट्ट की आत्मकथा में है निपुणिका। और डी का 1 नदी के द्वीप, रेखा नदी के द्वीप, यानी कि अज्ञेय की रचना है नदी के द्वीप, उसका है ये। तो इस प्रकार जो है ये हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा इसके, ठीक है। तो आगे देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक बात और कर लेना चाहती हूँ आपसे कि आजकल टाइम जो है ना थोड़ा सा दिखावे का है। मैं आपको सीधा सीधा पढ़ाने में विश्वास करती हूँ, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर उधर की बातों में समय खराब करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी सहायता करना ही मेरा मकसद है। तो इसलिए जो भी बातें हैं आप जैसे जैसे भी आपको उचित लगे, अगर इन इतने सारे प्रश्नों में से हमारे 50% भी प्रश्न कवर हो जाते हैं तो समझो हम कहीं ना कहीं सफल हुए। और अगर कुछ बच्चों को भी इससे लाभ मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाई। तो इसलिए आगे देखिए क्या है इसमें, एक ई बुक की भी बात करी थी मैंने बीच बीच में, हमारे बहुत सारे बंधुओं ने ली है, उम्मीद है उनको अच्छी लगी होगी और उनको पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में राय दे सकते हैं। और जो लेना चाहे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से ले सकते हैं या ई स्टोर से जाके ले सकते हैं उसको बुक को। तो वो एक नोट्स है, यूँ लगा लीजिए कई बुकों में से छांट छूट के बनाए हुए नोट्स है वो। तो आप उसको काफ़ी मेहनत के बाद ऐसा तैयार किया है कि उसमें सारा सिलेबस कवर किया गया छोटे में। और कल जो है मैं आपको एक काव्य शास्त्र की वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, और जल्दी ही परसों तक जो है वो, परसों या उससे नेक्स्ट डे तक आपको मिलेगी NCERT 6 to 8th। तो इस पे काम जारी है और जल्दी डाल दी जाएगी। तो देखिए आगे क्या है हमारा प्रश्न नंबर 11, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था। 11वां प्रश्न, अगर प्रतिबिंबवाद की प्रतिबिंब छायावाद का ही अर्थ जो है ये था कि हर चीज में किसी की परछाई देखना, उसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको प्रतिबिंब वाद का नाम दिया था। निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए।
अब कौन से कवि की कौन सी रचना है देख लेते हैं हम इसको। सेमुलन वाला प्रश्न आ गया हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न जो है, हाँ जी, सेमुलन भी आगे हमारे साथ साथ देख ली। 1 मिनट, हाँ जी, देखें हिरोशिमा किसकी रचना है। अगर हम बात करें इसकी, हिरोशिमा किसकी रचना है, पहले का अज्ञेय की है हिरोशिमा। ये देखिए यहाँ पर इसमें आ जाते हैं ये 4 अज्ञेय का, ठीक है। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कश्मीर सुषमा, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, बिल्कुल काफ़ी इनका चर्चित जो है वो काव्य संग्रह है। उसके बाद आगे देखिए कन्या कुब्ज अबला विलाप, ये देखते हैं हम। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बिल्कुल ये है, ए आ जाएगा इसका। तो देखिए हिरोशिमा पहले का है 3, नहीं सॉरी, पहले का 4, हिरोशिमा आगे की पहले का 4 इसमें सिर्फ तो उत्तर तो हमारा आ गया बी ऑप्शन रहेगा इसका। और फिर आ जाता पुरानी जूतियों का कोरस। यहाँ पर रचनाएं भी याद हो रही है आपको 4 और मिलान करके बड़ा जो है एक अलग तरीके का सा होता है कि उससे हमें अच्छे से याद रहता है मिलान वाली में। इसीलिए मिलान वाले इतने प्रश्न रखे गए हैं बीच बीच में, क्योंकि एक तो एक प्रश्न में 4 प्रश्न उत्तर हो जाएंगे और एक मिलान करने में थोड़ा सा रोचक सा हो जाता है। ये पुरानी जूतियों का कोरस डी का 2, ये नागार्जुन की आ जाएगी पुरानी जूतियां कोरस। ये देखिए इस प्रकार ये हो गया हमारा। तो 4 कवि और 4 रचनाएं एक प्रश्न में हो जाती है हमारी। उसके बाद 13वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, अब यहाँ पर अगर आप अलंकार ले तो यहाँ पहले तो मैं ये बता देती हूँ इसमें अलंकार है कौन सा। 13वें का अलंकार है इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। अब विशेषोक्ति अलंकार को मैं बता दूँ कहाँ होता है विशेष। पुनरुक्ति तो क्या होता है जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और उस दूसरे का कोई अर्थ ना निकले, यानी कि एक ही अर्थ निकले दोनों का, वो सिर्फ काव्य सौंदर्य की वृद्धि के लिए। जैसे धीरे धीरे चल रही है तो हम अर्थ करेंगे तो धीरे चल रही है, ये भी कैसे के काम चल सकता है उसका, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी कि एक दूसरे के पूरक में एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाए। उसके बाद अतिशोक्ति जहाँ बात को बढ़ा से ढाकर कहा जाता है। और विभावना अलंकार जहाँ जो है हमें यूं लगता है कि भ्रम हो जाए किसी चीज़ के होने का, यानी कि कारण न होने पर भी कार्य हो जाए, उसको तो हम विभावना कहते हैं। भी कारण नहीं हो फिर भी कार्य हो जाए। लेकिन विशेषोक्ति अलंकार क्या होता, कारण होने पर भी कार्य न हो, कारण तो है लेकिन फिर भी कार्य नहीं है, तो वहां पर वो कहते हैं ना, ये देखिए देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी, कारण तो क्या है पानी बरस रहा है लेकिन कहती फिर भी मैं प्यासी की प्यासी। कारण होने पर भी जब कार्य सिद्ध ना हो, यानी कि जल के बीच मीन रहकर भी प्यासी रहे पानी में तो क्या है, कारण होकर भी अगर वो प्यासा है। या मान लो यूं कह दिए कि मैं अग्नि में जल रही हूँ फिर भी शीतल हूँ, यानी कि जल अग्नि है फिर जल रही है फिर भी नहीं जल रही, कारण होकर भी जब कार्य नहीं होता तो वो क्या होता है हमारा विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों तीनों चारों अलंकार समझ आगे हो गए। आगे देखिए काव्य शोभा कारण धर्मालंकारन पृच्छते किसकी उक्ति है। 14वां प्रश्न अगर ये लें किसकी उक्ति है, काव्य शोभा कारण धर्मालंकारन पृच्छते, ये दंडी की है ये पंक्ति, डी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद वाच्यार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति है। देखिए यहाँ पर तीनों शब्द शक्तियों की मैं बात कर लेती हूँ। वैसे सबसे पहले तो मैं इसका उत्तर बता दूं आपको, वाच्यार्थ का संबंध किससे है। वाच्यार्थ का अर्थ है अभिधात से, और लक्ष्यार्थ का संबंध है लक्षणा से, और व्यंग्यात्मकता का अर्थ है व्यंजना से। यानी कि अभिधा जो है वो सीधे अर्थ वाच्य ही अपना अर्थ दे जाता है, लक्षणा लक्षण देता है जिसमें लक्षण से अर्थ स्पष्ट हो, और व्यंजना यानी कि व्यंग्यात्मक बात हो या दो के माध्यम से किसी तीसरे की बात की जाए, ये दोनों ही असफल हो जाए अभिधा और लक्षणा, तब व्यंजना होती है। तो उसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न क्या कहता है।
विषम यह गोदावरी अमृतनी के फल देत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? अब यहाँ पर क्या है, आपको पता 12 काव्य दोष होते हैं। वैसे तो काव्य दोष को 3 भागों में बांटा गया है, शब्द काव्य दोष, अर्थ काव्य दोष और रस काव्य दोष, इस प्रकार के कुछ काव्य दोष होते हैं। तो विषम और 12 प्रकार लगभग हैं उनके। विषम यह गोदावरी अमृतनी के फल देत, विषम में यह गोदावरी। अगर आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा तो आधी सीख तो बात समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पर क्या है कि काल दोष है, रस दोष है, निहितार्थ दोष है, अश्लील दोष है। अब यहाँ पर रस अश्लील दोष तो नहीं है, रस दोष भी नहीं है। अब आया काल दोष, कोई समय की बात भी ना है, तो क्या बच गया यहाँ पर हमारा बी बच गया, निहितार्थ दोष। अब निहितार्थ दोष है, इसको क्या कहते हैं, अप्रीतत्व दोष भी कहते हैं। अप्रीतत्व मतलब जो है नहीं, जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त का प्रयोजन करने से अलग हो, यानी कि जो बात हम आमतौर पे, यदि विषम में यह गोदावरी, विष में जहर भरी है तो अमृत के फल कैसे दे सकती है, वो तो मार सकती है। तो लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले अर्थ को यहाँ पर लेकर आना ही निहितार्थ या अप्रीतत्व क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। तो ये बी ऑप्शन आ गया हमारा इसका। 17वां प्रश्न देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है? यानी कि 3 तो सही है, जिसने जो संप्रदाय दिया उनके हैं, और एक जो है यहाँ पे वो हमारा अलग है। निम्नलिखित में से आनंदवर्धन ने कौन सा संप्रदाय दिया था? ध्वनि दिया था, बिल्कुल ठीक है। भाम्य का अलंकार, वामन का रस, यहाँ आ गया गड़बड़, और क्षेमेंद्र का वक्रोक्ति। अब क्षेमेंद्र का वक्रोक्ति भी सही है, और भामन का अलंकार, भाम्य का अलंकार और आनंदवर्धन का ध्वनि किसका नहीं है? वामन का रस संप्रदाय। वामन ने रीति संप्रदाय दिया था, तो सी ऑप्शन इसका गलत है। वामन ने रस संप्रदाय नहीं दिया, भरत मुनि ने दिया था रस संप्रदाय, वामन का है रीति संप्रदाय। तो 17वें का क्या रहेगा? सी रहेगा। 18वां देख लीजिए, काव्य चिंतकों का सही वरीयता क्रम लिखिए, यानी कि सही बड़ा कौन था और छोटा कौन था? अरस्तु तो सबसे बड़े थे, आपको ये तो पता ही होगा। तो हम सबसे पहले अरस्तु को तो ले ही लेंगे। यहाँ पे एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं नीचे क्या है, क्योंकि अरस्तु तो प्लेटो के बाद अगर नाम आता है तो अरस्तु का ही आता है, क्योंकि वो उसके शिष्य थे अरस्तु प्लेटो के। और आपको यहाँ पर अरस्तु पहले नंबर पे कहाँ मिल रही है? सब में ही पहले नंबर पे है, तो इसलिए हमारा डाउट बढ़ जाता है। हम अब अगले को देखेंगे कौन है इसका। अब अगला जो है I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, ये बाद के हैं। सिगमंड फ्रायड जो है वो इनसे पहले के हैं, तो थोड़ा ही फर्क, इनका ज़्यादा नहीं है। सिगमंड फ्रायड जो है वो, इनका जन्म देखिए, अरस्तु का जन्म जो है वो 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, यानी कि इनका समय है अरस्तु का। इनका 374 ईसा पूर्व जन्मे थे, 322 ईसा पूर्व इनकी डेथ हो गई थी। अनुकरण का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने, और अपने गुरु के सिद्धांत को भी आगे बढ़ाया था इन्होंने, प्लेटो के सिद्धांत को भी। उसके बाद बात आती है सिगमंड फ्रायड की। 1856 में इनका जन्म हुआ, और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। किसका दिया? मनोविश्लेषणवाद का। फिर बात आती है हमारी T.S. इलियट की। T.S. इलियट जो है वो है, उनका जन्म हुआ था 1888 में, और उन्होंने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया T.S. इलियट ने। फिर आता है I.A. रिचर्ड्स, इन्होंने इनका जन्म हुआ I.S. रिचर्ड का 1893 में, और इनको उन्हें मूल्यवादी या संप्रेषण का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार जो है ये अलग अलग इनके सिद्धांत रहे। तो अरस्तु, फिर फ्रायड, पहले अरस्तु है, फिर सिगमंड, यानी कि ए का है एक, तो सबका है। फिर डी का 4, डी जो है वो 1 4, अब यहाँ पर देखते 1 4, तो ऑप्शन 18वें का रहेगा हमारा, डी ऑप्शन है इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद अगला 19वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। फिर ये सूची से मूलन वाला आ गया 19वां प्रश्न। अब इसमें ललित ललाम किसकी रचना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये सारी रचनाएं जो यहाँ पे चारों दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम किसकी रचना है? 19वां प्रश्न देख लेते हैं किसका है। ऐसे देखिए, ये आ गई ललित ललाम मतीराम की। रस सिद्धांत किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। ये आ गई 3, यानी कि 4 3 किसमें है? ए ऑप्शन रहेगा। सी का 5 कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की है, और डी का 1 जो है नरस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र का है। तो इस प्रकार ये रचना इनकी है, और हमारा उत्तर आ जाएगा इसका 19वें का ए। चलिए 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न किसे क्या कहते हैं?
कि निम्नलिखित में से किसे आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। आरोप लगाना, और जिसको आरोपवाद, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, इसके प्रवर्तक कौन है ये भी बता चुकी हूँ। आरोपवाद जो है, इसको सबसे पहले तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे इस पे। आरोपवाद किसको कहते हैं? 20वां, इसका उत्तर रहेगा हमारा उत्पत्तिवाद, सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा 20वें का। लेकिन अब मैं इनको सबको एक्सप्लेन करती हूँ। भुक्तिवाद है, इसको जो है वो भोगवाद भी कहते हैं, भुक्तिवाद को। जिस ने ये दिया उनको ये साक्ष्य दर्शन पर आधारित है, यूँ मान के चलिए। उसके बाद है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त इस सिद्धांत को देने वाले हैं। उत्पत्तिवाद जो है वो भट्टलोलट का है, और अनुमितिवाद जो है वो किसका है? शंकु का है। ये देखिए, तो इस प्रकार करके मैंने एक दिन जोड़ने भी बताए थे आपको, कैसे जोड़ जोड़ के करोगे एक वीडियो में। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? 21वां प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी थे इनको। उसके बाद अगला देख लीजिए, 22वां प्रश्न क्या कहता है? नकेनवाद के 3 प्रमुख। आपको पता, नकेनवाद एक जो ना प्रयोगवाद जो था, उसी की एक विचारधारा थी नकेनवाद भी, जो 1956 में नलिन विलोचन शर्मा और उनके 2 केसरी कुमार और नरेश मेहता ये साथी और थे, इन्होंने मिलकर नकेनवाद नाम दिया था, इन्होंने चलाया था। तो इसलिए इनके 3 प्रमुख कवि है ये, नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश कुमार। ये तो इसका उत्तर रहेगा ए 22वें का। उसके बाद अगले देखिए, 23वां प्रश्न क्या कहता है? पुरानी जूतियाँ कोर्स किसकी रचना? अभी अभी सेमुलन में आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। पुरानी जूतियाँ किसकी रचना है? नागार्जुन की। अभी अभी सेमुलन में आया था, जो पीछे हमने सेमुलित किए थे उनमें, तो डी ऑप्शन रहेगा नागार्जुन की। कहानी और कहानीकार को सेमुलित कीजिए। यहाँ पर भी हमारे 4 प्रश्नों वाले आगे। अब राजा निर्बसिया, पाल गोमरा का स्कूटर पति, एक पति के नोट्स, कव्य और काला पानी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर हमारा 24वां, और 24वें का उत्तर है वो है, पहले तो हम उत्तर कर लेते हैं फिर मिलान कर लेंगे। 24वें का उत्तर क्या रहेगा? एक बार मिलान करें तभी तो आएगा उत्तर। राजा निर्बसिया एक का, राजा निर्बसिया जो है वो रचना किसकी है? वो है कमलेश्वर की। कमलेश्वर चौथे नंबर पे बैठे हैं, तो पहले का हमारा रहेगा 4। राजा निर्बसिया इसका रहेगा 4। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं। बी पाल गोमरा का स्कूटर, इसका उदय प्रकाश का है, तो इसका 3 रहेगा। 4 3 4 3 1 में ही है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा सी का 1, यानी कि एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का, और कव्य और काला पानी जो है निर्मल वर्मा का है। ठीक है, लालटीन की छित, कव्य और काला पानी काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। किसकी? निर्मल वर्मा की। और ये निर्मल वर्मा 10+1 या पता नहीं +2 के सिलेबस में है भी, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई? आपको ये तो पता है, तो कई बार बात हो चुकी है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई। अज्ञे की उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, कितनी नावों में कितनी बार पर उन्हें जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे जी को। कथा स्तित्र किस लेखिका का उपन्यास है? कथा स्तित्र किसने लिखा? 27वां प्रश्न हमारा, और इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। ये चंद्रकांता का है, यानी कि डी ऑप्शन रहेगा इसका। फिर पंक्ति आ गई यहाँ पर, कुछ हमारी पंक्तियों को सेमुलेन करना है उनकी रचना के साथ साथ। तो प्रश्न है हमारा 28वां, और पंक्तियों को उनके पाठकों के साथ साथ सम्मिलित करना है ना, उसकी रचनाओं के साथ। अविरल गति, विशुद्ध तप, श्रुति पुराण जो नाव, ये है हमारी पहली 28वां प्रश्न यानी कि तुलसीदास जी की है। ए का 2, ए जो है वो हमारा सबसे पहले 2 आ जाएगा, इसका तुलसीदास जी की है। उसके बाद बी जो है तन मन धन बाजी लागे, बी है वो ए का 2, बी का 4 है। इसका कबीर की है, बी का 4। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सी जो है उसका 1 है, यानी कि ये निराला की सी। और उसके बाद 2
3 आ जाएगा इसका अज्ञेय की। प्रिय पाठक मेरी वीणा, वीणा के तार, ये सी। तो इस प्रकार करके हमारा रहेगा 1 का 2 4 1 3, इस प्रकार ऑप्शन रहेंगे 2 4 1 3। देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें, अगली में क्या उत्तर रहेगा इसका। 2 4 1 3 28वें का उत्तर है हमारा ए, ये रहेगा। 29वां देख लिए, समझदार की मौत निबंध के लेखक कौन है। इसके निबंध का नाम प्रताप नारायण मिश्र है, सी ऑप्शन रहेगा 29वें का। उसके बाद 30वां प्रश्न देखिए, ग्रंथ और लेखक में कौन सा विषम संयोजन है। हिंदी काव्य परंपरा और ठीक है इनकी है, तो हिंदी काव्य परंपरा राहुल शंकर हैं इनकी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रंग दर्शन नेमीचंद्र जैन की। हिंदी की गद्य साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र शुक्ल की। अब हमें देखना है कि हिंदी का गद्य साहित्य किसकी रचना है। डी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, डी ऑप्शन गलत है इसमें। उसके बाद अगला देख लीजिए 31वां प्रश्न, सूची सेमुलन वाला जगह कौन कौन सी कहाँ कहाँ भाषा बोली जाती है। अगर 31वें प्रश्न की बात करें तो इसका ऑप्शन छत्तीसगढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में हिंदी है इनकी, छत्तीसगढ़ हिंदी। आसान सा ही प्रश्न है। महाराष्ट्र में मराठी और पश्चिम बंगाल में बांग्ला और केरल में जो है वो क्या है, कन्नड़ है कि मलयालम है, ये देख लो आप। तीसरा 31वां प्रश्न हमारा, और केरल में है डी का देखिए, इसका उत्तर हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, ये हो गया हमारे सही। यानी कि अगर डी का लें तो हमारा इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल। 2 कैसे आ गया है यहाँ पे, 3 1 4 2, कौन सा प्रश्न है ये हमारा, ये प्रश्न है 31वां। 3 1 4 2, हाँ ठीक है, 4 का 2, हाँ बिल्कुल ठीक है, दूसरा ही आएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न 32वां क्या है। रचना और विद्या में कौन सा विषम संयोजन है। यानी कि एक रचना ऐसी है जो उस रचनाकार की नहीं है, जो विधाओं के उस विधा की नहीं है। राजश्री नाटक, हिम तरंगिणी, यही हिम तरंगिणी नहीं है, काव्य संग्रह है, बी ऑप्शन रहेगा इसका हिम तरंगिणी। उसके बाद है अगला, निम्नलिखित उपन्यासों को वरीयता क्रम में रखिए, 33वां प्रश्न हमारा। तो देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। गोदान तो सबसे पहले है, हम ये मान के चलिए आप। उसके बाद आधा गांव, राग दरबारी सबसे बाद में है। तो गोदान ए और सी में से देखेंगे हम कौन सा, क्योंकि गोदान और राग दरबारी ए और सी में है। 33वां प्रश्न, त्यागपत्र और आधा गांव में देखेंगे पहले। त्यागपत्र पहले है, जनेन्द्र का त्यागपत्र, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है, 33वें का ए। प्रयाण रस की चर्चा सबसे पहले किसने की थी। प्रयाण रस की बात है तो उसमें प्रयाण रस की चर्चा सबसे पहले करने वाले आचार्य कौन थे। प्रश्न नंबर 35 की यदि बात करें तो यहाँ पर रुद्रट ने प्रयाण रस की सबसे पहले बात की थी, डी ऑप्शन आ जाएगा। आनंदवर्धन, धवनी, सिद्धवान, भरतमुनि, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। त्रासदी का सबसे पहले विवेचन करने वाले कवि का नाम क्या है। त्रासदी का सबसे पहले विवेचन करने वाले कवि है अरस्तु, विवेचन का सिद्धांत है उनका। उसके बाद है निम्नलिखित इतिहासकारों को उनके द्वारा दिए गए नामकरण से सम्मिलित करिए। इतिहास के जो काल विभाजन है उसमें नामकरण किस किसने दिया, इतिहासकारों ने। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल शंकरत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर यदि रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वीर गाथा काल दिया है, 1 का 3 तो ए में भी है, 2 में भी है, अगले में भी देख लें, क्या पता और में भी हो, 3 ना उसमें तो नहीं है, अगले में तो चारों में। तो यहाँ पर देखेंगे ए या बी ऑप्शन रहेगा हमारे इस प्रश्न का। इसको हाँ बस इतना कर लेते हैं। ए और बी रहेगा 37वें का। तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया 3, पहले का 3 आ गया। फिर बी का मिश्र बंधु ने क्या दिया, बीजवपन प्रारंभिक 4 आ गया, फिर 4 इसमें है, तो सीधा ही है इसका ए उत्तर रहेगा हमारा, किसका उत्तर आ जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़े, अब अगला देख लीजिए प्रश्न क्या है 38वां। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन
क्या है, किस दर्शन पर आधारित सूफी काव्य की यदि बात करें तो तसव्वुफ दर्शन पर आधारित है, डी ऑप्शन आ जाएगा। गीति नाटक को भाव नाटक किसने नाम दिया है? 39वां प्रश्न, गीति नाटक को भाव नाटक का नाम देने वाले डॉक्टर नगेंद्र है, सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, नगेंद्र का मानना है कि भावों की अभिव्यक्ति गीतात्मकता के माध्यम से करना ही गीति नाटक कहलाता है। उसके बाद तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ किन दो कवियों को लेकर किया? सबसे पहले तुलनात्मकता के आरंभ की यदि बात करें, बाद में तो सूर तुलसी की भी गई, पंत निराला सब की आई, लेकिन पहली शुरुआत जो हुई थी रीतिकालीन कवि बिहारी और देव से हुई थी। संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं? 22 है। वर्ष 2003 में 7वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सूरीनाम में हुआ था। और ये और बता दूं कब हुआ था? 42वां प्रश्न हमारा 6 से 9 जून 2003 को सूरीनाम में हुआ था। 42वां प्रश्न का उत्तर ये रहेगा हमारा। उसके बाद 43वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 43वें प्रश्न में पूछा, निम्नलिखित को पत्रिकाओं को उनके संपादकों, पत्रिकाओं का आ गया हरिश्चंद्र चंद्रिका और हिंदी प्रदीप, सी का 1 आ जाएगा और सदादर्श का 2, 1 2। 43वां प्रश्न हमारा 3 2 1 2 3। 43वें प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा 3 4 1 2, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा इसका। एक बार इसको ठीक कर लेते हैं भाई, ये क्या हो गया? देखिए पत्रिका ऐसे निकालना है मोबाइल पे, थोड़ा सा ये दिक्कत होती है भैया। हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसका हरिश्चंद्र है, ए का कौन है? ए का है भारतेंदु हरिश्चंद्र 3, ए का 3 आएगा। फिर हिंदी प्रदीप, सी का 1 है और आनंद कादम्बरी प्रेमधन है प्रेमधन, इनमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। और उसके बाद आ गया फिर सदादर्श पत्रिका जो है वो है श्रीनिवास दास की, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा हमारे 43वें का 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इस हिसाब से इसका उत्तर बन जाता है 3 4 1 2, यानी कि बी, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद 44वां प्रश्न देख लीजिए, घर ही के बाड़े रावरे किसकी पंक्ति है? 43वें का सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जगन्नाथ। घर ही के बाड़े रावरे, इसकी ये है सूरदास जी की पंक्ति है, ए आएगा इसका। गोसाई हित हरिवंश ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 45वां प्रश्न, गोसाई हित हरिवंश ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? गोसाई हित हरिवंश का जो संप्रदाय था वो राधा वल्लभ संप्रदाय था, जिसमें जो है कृष्ण जी के भक्त थे ज़्यादातर ये। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नोत्तर की सीरीज पसंद आई होगी और पूरी देखिए, ध्यान से देखिए, प्रश्नोत्तर करके देखिए और आप आने वाले पेपर के लिए आप दिन रात करके लग जाओ, क्योंकि पेपर हर हाल में हमें पास करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ई बुक के इंटरेस्टेड है तो अपनी ई बुक भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।